तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का आगे करेंगे। कल हमने जो वीडियो थी आप लोगों की, क्योंकि बीच में छुट्टी हो गई और हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं आ पाई, लेकिन अब से डेली क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे पदार्थ चैप्टर में आगे। जो मैटर चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमने पिछली क्लास में किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हमने किया था। देखिए, हमने मैटर शुरू किया था केमिस्ट्री के अंदर। ये एक बेसिक नॉलेज है, ये सबसे छोटी इकाई है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाई है, क्योंकि इसके बगैर आप आगे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसमें बताया था मैटर के अंदर दो तरह के भागों में हम इनको बांटते हैं, दो तरीके के रूप में हम इनको बांटते हैं। एक तो रासायनिक विज्ञान, रासायनिक पर, ठीक है, एक तो रासायनिक आधार पर और एक भौतिक आधार पर। कल मैंने भौतिक उस साइड लिखा था, ठीक है, आज इस साइड लिख दिया है। मैंने आपको पहली बार में पहला बताया था सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड ठोस होता है जिसके कण आपस में मिले होते हैं, जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और इनका बीच में स्पेस नहीं होता। ये बात मैंने आपको बताई थी, इनके कणों के बीच में स्पेस नहीं होता। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी लिक्विड के बारे में। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड के कणों के बीच में इंटरमोलिकुलर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इससे कम, इससे मतलब मॉडरेट होता है। ठीक है, और तीसरी बात इसके अंदर थी, इसका जो स्पेस होता है वो भी मॉडरेट होता है। इसके कणों के बीच में स्पेस भी मॉडरेट होता है। इसके कणों के बीच में गैस जो है, गैस के कणों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, हाईली स्पेस होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका बिल्कुल वीक होता है, क्योंकि एक दूसरे को खींचकर नहीं रखते। एक कण वहाँ पड़ा है, एक कण वहाँ पड़ा रहेगा। चौथा मैंने अवस्था बताई थी प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा बताई थी। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बनता है 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर, उसको आप जब से पिघलवाना शुरू करोगे वो 900 डिग्री सेल्सियस से बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो मेटल का ही पिघला हुआ पदार्थ होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर आप उसको 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तो वो पिघलना शुरू कर जाएगा और थोड़ी देर में वो प्लाज्मा के रूप ले लेगा। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थी। ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट बोस ने खोजी थी, जिसकी बात हरियाणा अपने इंडिया वालों ने नहीं मानी। तो क्या किया हर इंडिया वालों ने, उसकी बात नहीं मानी, तो बोस आइंस्टाइन ने, बोस साहब ने कहा क्या किया, इसको बांध के, ठीक है, एक पैकेट में पैक करके एक इसके बारे में जानकारी लिखकर आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने अमेरिका के फेमस अखबार में छपवा दिया। और फिर इसका नाम क्या रख दिया उसने? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रख दिया। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बनता कब है? जब हम बर्फ़ को -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, तब जाकर ये पदार्थ बनता है। तब जाकर क्या बनता है? ये पदार्थ बनता है। तो ये थे आपके 5 भौतिक रूप। क्या थे? ये भौतिक रूप थे। आगे चले, आगे हम करते हैं रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप में ये कई तरीके के होते हैं। रासायनिक रूप में हम कई तरीके के पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला पॉइंट है आपका, पहले प्रकार के होते हैं ये, वो होता है आपका एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। दूसरे टाइप के होते हैं ये आपके यौगिक। यौगिक, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और जो तीसरे प्रकार का होता है आपका मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर को हम बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। अब इनकी सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं मैं, पेपर में डेफिनेशन कभी नहीं आती इनकी। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा इसकी, बस इतना बताऊंगा। तत्व वो होते हैं जो आपके सबके सब पीरियोडिक टेबल के अंदर है। जो सबके सब कहाँ पर है? पीरियोडिक टेबल के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? पीरियोडिक टेबल के अंदर है। कहाँ पर है? पीरियोडिक टेबल के अंदर है। कहाँ पर? देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर है। ये रही पीरियोडिक टेबल। देखिए, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सिसेनियम, फ्रेंसेनियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, संट्रोंटियम, ठीक है, बैरियम और रेडियम। आगे जितने भी आपको मिलेंगे, इधर आ जाओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, ठीक है, थैलियम और निहोनियम, ये सब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? सब के सब एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स भी कई तरीके के होते हैं। अब एलिमेंट्स भी कई तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स भी कई तरीके के होते हैं। देखते हैं एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए इनके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं। दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल में भी, चिंता मत कीजिए,
पीरियोडिक टेबल में भी मैं दिखाऊंगा आपको कौन से कहाँ पर है। देखिए बात लगाई जाए तो ये एक होता है हमारा धातु जिसको हम मेटल बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और ये होता है उपधातु, उपधातु। एक होता है आपका अधातु, उपधातु को हम बोलते हैं मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। और इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। दिस इज द एलिमेंट कंपाउंड एंड डिवीजन। ठीक है, ये कंपाउंड की डिवीजन है, इसके एलिमेंट्स के जो भी है डिवीजन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, ये होते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब कि अपने अंदर से करंट को जाने देंगे, करंट चला जाएगा इनमें से आसानी से, जैसे लोहा। ठीक है, लोहे में से करंट चला जाएगा। मेटलॉइड होते हैं आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या है? जो करंट उसमें से पास हो रहा है, मान के चलिए आपके पास जैसे ट्रांसफार्मर की बात लगाई जाए, ट्रांसफार्मर में जो आपके गांव में लगा होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके अंदर 440 वोल्ट आती है। कितनी वोल्टेज आती है? 440 वोल्टेज आती है। लेकिन वो 440 वोल्टेज के अलावा आपके पास कन्वर्ट करके कितनी भेजता है वोल्टेज? अपनी आधी वोल्टेज भेजता है, 220 वोल्टेज भेजता है। कितनी वोल्टेज भेजता है? 220 वोल्टेज भेजता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर अपने अंदर से आधा करंट पास करेगा, ना कि पूरा करंट पास करेगा। समझ आया? ये अपने अंदर से आधा करंट पास करता है, ज़्यादा करंट पास नहीं करता। मान के चलिए आपके पास 11,000 वोल्ट आ रहा है, 11,000 वोल्ट आ रहा है, तो 11,000 वोल्ट का वोल्ट आपके पास नहीं आएगा घर के अंदर। ठीक है, आएगा तो आपके घर का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा वो सबका सब जल जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी आती है? 440 वोल्टेज आती है। कितनी वोल्टेज आती है? 440 वोल्टेज। और वो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर कर आपके पास 220 वोल्टेज भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि दिस इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है एक तरह का इंसुलेटर जो अपने आप में अर्धचालक होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब है आधा करंट अपने अंदर से पास करेगा, पूरा करंट कभी पास नहीं करने वाला, आधा करंट अपने अंदर से पास करेगा। समझ आया इतना? अब देखते हैं नॉन मेटल। ये पूरा करंट पास नहीं करता, ये पूरा ही करंट पास नहीं करता। और सारी की सारी गैसेज, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ अभी, कि सारी की सारी गैसेज आर नॉन मेटल। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। क्या है? सबकी सभी नॉन मेटल्स हैं। क्योंकि अगर आप गैस मान के चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं, अगर सांस लेते रहते तो हमें करंट लगता रहता, करंट लगता रहता। अब हवा में करंट ना, अगर हवा क्या होगी? कुचालक होगी, गुड कंडक्टर होगी। तो गुड कंडक्टर होगी तो करंट जो भी है वो सारा का सारा हमारी तरफ आएगा, और हम सांस ले रहे हैं तो हर बार हमें करंट लगेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, सबकी सब गैसेज क्या है? नॉन मेटल है। अर्धचालक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर। और ये होते हैं गुड कंडक्टर्स। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स। अब आपको मैं दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल में इनको हमने डिवाइड कैसे किया गया है। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको डिवाइड कैसे किया गया, देखिए ये रही पीरियोडिक टेबल्स। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो किसने दी थी? मोसले ने दी थी, मोसले। ठीक है, अब देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये रहे मेटल्स, सबके सब मेटल्स, दैट कलर। ठीक है, देखिए एल्कली मेटल्स। अब मेटल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और जो बच्चा देखना चाहता है वो हमारे दूसरे चैनल पर जा सकता है, ग्लोबल रोशन रिसर्च सेंटर, वहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैंने ये सब कुछ उस चैनल पे पढ़ा दिया है। ठीक है, उस चैनल पे कंप्लीट मैं केमिस्ट्री करवा चुका हूँ। ठीक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, ग्लोबल रोशन रिसर्च सेंटर। ठीक है, देखिए एल्कली मेटल्स, ऐसे कलर के सबके सब एल्कली मेटल्स हैं। ऐसा कलर है कहाँ पर? ये देखिए, ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स हैं। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रूबीनियम, सिसेनियम, यानी कि ये सब मेटल्स हैं। इस कलर के सबके सब मेटल्स हैं। ये वाले, ये ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनॉइड, सक्सेनाइज, ये सारे के सारे, ये वाले, ये यहाँ से लेकर ये वाले दो,
मिलाकर, ठीक है। और ये ट्रांजिशन मेटल्स ये सब के सब जितने भी हैं ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेनियम, ठीक है, ये सब के सब, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के सब गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर। और ये वाली एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, टीन, ठीक है, टीन जो टीन लगाते हैं ना ऊपर छत वाली टीन होती है जो, वो गुड कंडक्टर होती है, ठीक है, लीड, ठीक है, बिस्मुथ, ये सब के सब क्या है? आपके गुड कंडक्टर्स है। एज अ गुड कंडक्टर ये काम करते हैं, ठीक है, एज अ गुड कंडक्टर वर्किंग, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं? गुड कंडक्टर के काम पर काम करते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए आपने ट्रांसफार्मर के अंदर ही आपने मेटल्स लगाई हुई है, मेटल्स लगाई दी, मान के चलो ट्रांसफार्मर की जगह आपने ऐसा कोई चीज़ लगा दी जिसमें सबकी सब धातु है, ठीक है, धातु है, तो सीधा डायरेक्ट करंट कहाँ पे आएगा? सीधा डायरेक्ट करंट 440 वोल्ट आएगा। और 440 वोल्ट जब घर में आएगा तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करने लग जाएंगे, अपने अंदर ज़्यादा पावर अपने अंदर करने लग जाएंगे एब्जॉर्ब, और ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब करने के कारण उनकी जो कैपेसिटी होती है करंट एब्जॉर्ब करने की, वो करंट से ब्लास्ट कर जाती है। वो कैपेसिटी क्या हो जाती है? ब्लास्ट। जैसे कोई चीज़ है, मान के चलिए आपने गुब्बारा भरा, अब गुब्बारे के अंदर कैपेसिटी कितनी? जितनी वो भर सकता है, आपने उसको लिमिट से ज़्यादा भर दिया। अब लिमिट से ज़्यादा भरेगा तो वो फूटेगा, भड़ाम करेगा। तो वही चीज़ करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वही करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कंपोनेंट्स, ठीक है। सबके सब क्या करते हैं? ब्लास्ट कर जाते हैं ज़्यादा बिजली होने के कारण, ठीक है। इसलिए बल्ब जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो वो तो कई कारण होते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर देखना है तो मेटल का गुड एग्जाम्पल है ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर मेटलॉइड का गुड एग्जाम्पल है। गोल्ड, सिल्वर, लोहा, ये सब है। और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लास्टिक, और दूसरी बात लकड़ी इज अ गुड नॉन मेटल। ये कोई करंट नहीं जाएगा। आप मान के चलो कोई ले रहे हो मेटल, वो ले रहे हो नॉन मेटल, यानी कि लकड़ी ले रहे हो आप, चाहे 11,000 की वोल्ट की जो ये वाली तारें होती है ना, तारे देखिए, ये रेलवे लाइन पे जो तारे लगी होती है उनमें 11,000 वोल्टेज आती है। कितनी वोल्टेज आती है? 11,000 वोल्टेज आती है। 11,000 वोल्टेज आती है, तो आप जब उसको टच करते हो, अगर लकड़ी ने टच कर रहे हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। मान के चलिए बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश का मौसम है, और आप छतरी लेके जा रहे हो और आपको रेलवे लाइन पार करनी है। तो देखना, आप रेलवे लाइन पे खड़े होकर एक बार चेक करना ऊपर की तरफ, ऊपर ज़्यादा ऊपर मत करना वरना वहीं चिपके रह जाओगे, थोड़ा सा ऊपर करना। ऊपर करने के कारण क्या होगा, जो बाद में मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। 11,000 वोल्टेज। अब आपको ना छनछनाहट सी महसूस होगी हाथों में। क्या महसूस होगी? छनछनाहट। आपके हाथों में छनछनाहट सी महसूस होगी, ठीक है। छनछनाहट सी महसूस होने के कारण क्या है कि उसके अंदर 11,000 वोल्टेज है, और आपके हाथ में जो है वो लोहे का बना हुआ है, लोहा या कच्ची स्टील का होता है, ठीक है। अगर वो आपका ऊपर जा रहा है, जैसे वो होती है ना, ये वाली छतरी नहीं मैं बोल रहा हूँ जो आजकल चल रही है फैशन वाली, वो मैं बोल रहा हूँ जो 12-9 वाली होती है, ठीक है। अब मेरे को बनानी तो आती नहीं। ये ऐसा डंडा लगा होता है उनमें, ऐसा डंडा। अब प्लास्टिक ना लगी हो, उसके ऊपर लोहे का होता है, एक काली काली सी आती है छतरी, ऐसा डंडा लगा होता है। अब ऐसा डंडा लेके आप जाओगे, ऊपर छतरी है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींच रही है, और आपके पास क्या हो रहा है? आपके हाथों में छनछनाहट आ रही है। वो छनछनाहट नहीं है, वो करंट आ रहा है, लेकिन कम वोल्टेज में आ रहा है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर किया, आप ऊपरी चिपके रह जाओगे, पता नहीं चलेगा इंसान था कि जानवर था, पता ही नहीं चलेगा इंसान था कि जानवर था। समझ आया ना? तो वही चीज़ें इसमें होती है। मान के चलो ये जो, अगर आप लकड़ी ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लकड़ी के अंदर। लकड़ी से आप चाहे उसको 10,000 वोल्ट को छू लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई करंट ही नहीं आएगी, क्योंकि लकड़ी का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। प्लास्टिक का जो प्रतिरोध होता है 1.20 होता है, ठीक है, 1.02 होता है। तो क्या कहने का मतलब है, जिसका प्रतिरोध 0, उसके अंदर बिल्कुल 1% क्या 0.001% भी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। समझे? और मेटल का जो अगर आप लगाए जाए एल्यूमिनियम के अंदर जो करंट होता है वो 18 से 20 के बीच में प्रतिरोध होता है उसका, 18 से 20 में प्रतिरोध होता है। तो करंट एक लगत एब्जॉर्ब कर लेता है, एक साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपको एक लगत झटका लगता है।
लेकिन लकड़ी से नहीं लिखेगा। लेकिन लकड़ी भी एक तरह से गुड कंडक्टर बन सकती है। कैसे? मान के चलिए आप किसी ट्रांसफार्मर को छू रहे हो, अब को बोल रहे हो चाचा कैसे हो, क्या कर रहे हो चाचा, बढ़िया, लगा रहे हो। अब ट्रांसफार्मर बोला, कहा बेटा कोई बात नहीं, छेड़ ले, एक बार रब से दुआ करता हूँ बारिश हो जाए। और उसकी दुआ एक्सेप्ट हो गई, ट्रांसफार्मर की दुआ एक्सेप्ट हो गई। लगा डंडा, लगाया हुआ है, आप छेड़े जा रहे हो, चाचा ऊपर से आ गई बारिश, हो गया आपका डंडा गीला। जो प्रतिरोध था वो बढ़कर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा। तो उसमें से करंट फ्लो होगा। कहेगा बेटा अब देख तो, वहीं चिपक जाओगे, चिपक जाओगे। चिपकने से आपको पता ही नहीं चलेगा अब जानवर थे कि इंसान थे, अब जानवर थे कि इंसान थे पता ही नहीं चलेगा। 440 वोल्ट है, आप यहाँ पे देख लो, कहीं इंसान इससे मर जाते हैं 220 वोल्टेज से, 220 वोल्टेज होती है करंट से, इसी से मर जाते हैं। और आप तो 440 वोल्ट छूने जा रहे हो, 440 वोल्ट छूने जा रहे हो। इसीलिए ट्रांसफार्मर से कोई छेड़खानी नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है। रबड़ का भी जो होता है, रबड़ का भी थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। प्रतिरोध जो होता है उसका 0.1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स 092 के आसपास कुछ ऐसा अप्रोक्स होता है उसका। अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे का एक आधा नंबर हो सकता है। अप्रोक्स की बात करो, इतना प्रतिरोध तो होता ही होता है, इतना प्रतिरोध होगा ही होगा। प्रतिरोध का मतलब है करंट नहीं पास होगा, बस ये याद रखना, करंट पास नहीं होगा। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। इतना समझ आया? धातु, उपधातु, ठीक है, और अधातु, ये तीनों समझ आ गए? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब पूरी तरह से समझ आ गए होंगे, क्योंकि देखो रियलिटी में मैं बताऊं तो इनका पता करने का एक तरीका है, ये ऐसे ही नहीं सजाए गए। ये जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, ये पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नहीं सजाई गई, इनका एक तरीका सजाने का है, इनका सजाने का तरीका है। अब मान के चलिए मैं इन्हीं एलिमेंट्स को एक डिब्बे में पैक करके आपको दे देता हूँ, इन्हीं एलिमेंट्स को निकाल कर इसमें से एक डिब्बे में पैक करके दे, तो आप उनकी जगह माप लोगे? भी इसको क्या बताना है, ये मेटल है नॉन मेटल, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? जब तक उनके ऊपर कोई साइन नहीं है। तो इनके ऊपर एक साइन होता है मेटल नॉन मेटल निकालने का, वो होता है इनकी वैलेंसीज। जिसकी वैलेंसी 4 से कम होगी वो क्या होगा? मेटल होगा। जिसकी 4 होगी वो नॉन मेटल होगा, सॉरी मेटलोइड होगा। और जिसकी 4 से ज़्यादा होगी, 4 से 8 के बीच में होगी, वो होगा नॉन मेटल। समझ आया? और वैलेंसी निकालना मैंने ग्लोबल रिसर्च सेंटर पर समझा दिया है, केमिस्ट्री की क्लासेज निकाल लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल एक एक्सप्लेनेशन देकर दिया है, सिंपल एक्सप्लेनेशन से बताया कि कैसे हमें वैलेंसी निकालनी है। तो इतना क्लियर हुआ अभी कैसे हम मेटल को पहचानते हैं, कैसे नॉन मेटल को पहचानते हैं, कैसे मेटलॉइड को। तो बेटा जी ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ही नहीं सजाई गई, इनके पीछे बहुत कारण है, बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ को बनाने में। दरअसल 1960 से पहले, 1960 से पहले, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 60 या 70 एलिमेंट थे। अब 118 हैं, आज के टाइम में 118 अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, कोई उसमें कोई कमी नहीं हो रही, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेनली 118 है अभी, जब बढ़ेंगे बढ़ जाएंगे। तो 1960 से पहले पहले हमारे पास क्या थे? कम एलिमेंट्स थे। लेकिन हमने इनको जोड़ कैसे दिया? देखिए कई बंदे आए, वो बात की बात है, क्लासिफिकेशन में बता दिया मैंने, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, वो मैंने चैप्टर में उसमें बता दिया, ग्लोबल रिसर्च सेंटर में जाके देख लेना, ठीक है। अब मैं इसमें डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन हमारे पास 16-60 थे, 60 के आसपास या 70 के आसपास हमारे पास क्या थे? एलिमेंट्स थे। तो बेटा जी इनको इसी कारण से सजाया गया क्योंकि इनकी वैलेंसी और इनके गुण चेक किए गए, इनके वैलेंसी और इनके गुण चेक किए गए। गुण दरअसल एटॉमिक नंबर भी इनका चेक किया गया, तब जाकर ये सजाए गए हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे सजाए गए हैं। सजाने का एक तरीका है बेटा जी इनका, देखो ये 1 2 1, ये 2 आ गया। हीलियम एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन ये अलग ही तरीके का बिहेव करती है, ये सभी तरीके का बिहेव कर लेती है, मेटल नॉन मेटल सबका, ठीक है। और ये ऑल राउंडर बोल सकते हो आप इसको, ऑल राउंडर है। ये सारी की सारी जितनी है ये नोबल गैसेज होती है, जितनी सारी की सारी है नोबल गैसेज। ये वाली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सेन, एक्सोनॉन, ठीक है, रेडॉन, ठीक है, ओर्गेनिज्म, ये सब के सब, ये सब की सब जितनी है ये क्या है? नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कहने का क्या मतलब है? सबकी सब गैसेज है,
कहने का मतलब ये सबके सब गैसेज है, लेकिन ये नोबल गैसेज है जिनका कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है किसी के साथ। तो बच्चों समझ आया ना इसके बारे में भी, क्या होती है एल्यूमिनियम, क्या होता है हीलियम वगैरह। ठीक है, तो बाकी हम ना कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप लोगों को जय हिंद जय भारत। कल हम बात करेंगे कंपाउंड और मिश्रण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कंपाउंड और मिश्रण के बारे में बात करेंगे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कल हम और चीज़ें भी करेंगे। मैं आपको डिटेल दे देता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले। ठीक है, तो देखिए हम कल करने वाले हैं पहले तो हम यौगिक करेंगे, कंपाउंड। ठीक है, फिर हम करेंगे आपका जो मिश्रण रह जाता है मिश्रण भी करेंगे। ठीक है, और कल हम करेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, और कल सब्लिमेशन भी कर लेंगे, सब्लिमेशन। और कल हम करेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे फ्रीजिंग होती है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी कल कंप्लीट कर लेंगे, आपका काइनेटिक थ्योरी के लिए ये सब चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो कि आप लोग आपकी प्रॉब्लम्स में जो भी चैप्टर आए, जो भी टॉपिक आए, मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक आए, जो भी आपको दिक्कत आए चैप्टर के अंदर, किसी के अंदर केमिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, मेरे को बता देना एक बार। मैं उसके ऊपर डीप एनालिसिस की एक वीडियो डाल दूंगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बधाई हो, जो शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पेपर के लिए मैं कहना चाहूँगा आपको ऑल द बेस्ट, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे होंगे। समझ आया बच्चों? ठीक है, मैं आप लोगों के 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप जब भी चाहे मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।